बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई तो वो सब जो कमरे में सर जोड़े ईद की तैयारियां डिस्कस कर रही थी, लपक कर बाहर बालकनी में जा पहुंची। जानवर आ गया हमारा, जानवर आ गया, देखें तो सही अब्बा क्या लेकर आए हैं। ज़ैनब अपनी कजन्स के हमरा बालकनी से तकरीबन आधी नीचे लटकी झांक रही थी। नीचे गली में उनके गेट के सामने गाड़ी आकर रुकी थी जिसमें उनकी कुर्बानी का जानवर था। पूरी गली के बच्चे गाड़ी के आसपास जमा हो गए थे। गाड़ी की अगली सीट पर बाबा उतरकर पीछे आए, जहां पिछले हिस्से में कैद कुर्बानी का बैल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी गाड़ी के पिछले हिस्से से थका हारा हारिस नीचे उतरा। उसका सारा चेहरा धूल मिट्टी से अटा हुआ था। उसे देखकर बेख्तियार ज़ैनब की हंसी छूट गई। हारिस तो लगता है कि सहरा से बैल पकड़ कर आया है। देखो तो उसकी हालत कैसी हो रही है, सारा का सारा मिट्टी से अटा हुआ है। आपस में सरगोशियां करती हुई सारी कजन्स मिलकर हंस रही थीं। बाबा और हारिस बड़ी मुश्किल से जानवर को घर के अंदर ले आए। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बैल था। जैसे ही बैल घर के अंदर आया, बालकनी पर लटकी हुई तमाम लड़कियां एक साथ दौड़ती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। चलो चलो नीचे चलो, अपने बैल को हाथ लगाकर देखते हैं, देखें तो सही है कैसा, कल तो वैसे भी कुर्बान हो जाएगा। ये सारी लड़कियों की फौज बाहर सहन में जमा हो गई, जहां ज़ैनब के बाबा और उसके दोनों चचा कुर्बानी के बैल को खूंटे से बांध रहे थे। वो सख्त गुस्से में था। हारिस ने पीछे मुड़कर देखा तो सारी लड़कियां बड़े इश्तियाक से बैल को देख रही थीं, मगर पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। हारिस ने सोचा हीरो बनने का अच्छा मौका है। उसने आगे बढ़कर बैल को हाथ से सहलाना चाहा, मगर बेचारे की किस्मत ही बुरी थी। बैल जो पहले ही गुस्से में था, उसने बिफर कर एक लात हारिस को दे मारी। बेचारा हारिस दूर जा गिरा। सारी हीरोगिरी निकल गई। ज़ैनब अपनी कजन्स के साथ हंस हंस कर दोहरी हो गई। अपने मंगेतर की यह हालत देखकर उसे बड़ा ही मजा आ रहा था। बड़ा आया हीरो बनने वाला, एक मुर्गा तो पकड़ा नहीं जाता इससे, चला है बैल पकड़ने। हारिस को शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, इसलिए चुपचाप उठकर अंदर की जाने बढ़ गया। इतने में बाबा ने सारी लड़कियों को आवाज दी, आ जाओ, जिसने बैल को हाथ लगाना है मेरे सामने लगा ले, अभी ये कुछ भी नहीं कहेगा। सभी दौड़कर बाबा के पास चली गईं, सिवाय ज़ैनब के। उसे पता था हारिस का मजाक उड़ाने का यही मौका था। वो मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अंदर हारिस कूलर से पानी का ग्लास भर रहा था। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? पहले ही बामुश्किल सांस लेते हो, ऊपर से तुम्हें बैल ने लात मार दी है, कहीं कोई हड्डी वड्डी तो टूट नहीं गई? कितनी बार तुम्हें मशवरा दिया है, तुम्हें जिम जाना चाहिए, कोई बॉडी बनाओ ताकि थोड़े स्ट्रांग भी लगो। दबी दबी सी हंसी हंसते हुए ज़ैनब मुसलसल उसे छेड़ रही थी, मगर हारिस खामोशी से पानी पी रहा था। हारिस ज़ैनब का चचाजाद कज़न था और बचपन का मंगेतर भी। दोनों ये बात जानते थे, मगर मॉडर्न ज़माने के लड़के लड़कियों की तरह एक दूसरे से रोमांटिक गुफ्तगू करने के बजाय हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे लगे रहते थे। ज़ैनब हसीन थी तो हारिस भी कुछ कम न था। लंबा चौड़ा कद और वजही सरापा, वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर ना जाने क्यों ज़ैनब और हारिस की नोक झोंक कभी खत्म ही ना हुई थी। मंडी में से उस बैल को मैं ही पकड़ कर लाया हूं और मैंने ही उसे गाड़ी में चढ़ाया था। यकीन नहीं आता तो मेरी हालत ही देख लो। और कहां से तुम्हें कमजोर लगता हूं मैं? 6 पैक बनाए हुए हैं मैंने। सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पर। अपनी शक्ल देखी है, 2-2 किलो मेकअप लगाकर भी बड़ी मुश्किल से रंग गोरा करती हो। शुक्र है अल्लाह का, मैं बगैर मेकअप के ही इतना खूबसूरत हूं। वाह! हारिस ने बाकायदा दोनों हाथ उठाकर शुक्रिया अदा किया था। ज़ैनब जो इस इरादे से आई थी कि अच्छी तरह हारिस का मजाक उड़ाएगी,
उसे तो लेने के देने पड़ गए। वो मैं अपनी सहेली के घर जा रही थी, इसलिए मेकअप कर रखा है, हर वक्त थोड़ी ना करती हूँ। ज़ैनब के अंदर की खफकी उसकी ज़बान पर आ गई। वैसे भी वो ज़्यादा देर हारिस के सामने टिक ना सकती थी, इसीलिए मुंह बनाकर अंदर की तरफ चली गई। हारिस खुलकर मुस्कुरा दिया। घूंट घूंट करके पानी पीता हुआ वो मुसलसल वहीं देखे जा रहा था जहां से ज़ैनब गई थी। शाम हुई तो लड़कियों ने शोर मचा दिया कि उन्हें मेहंदी लगवाने जाना है। हारिस इतनी सारी लड़कियों का इकलौता काज़न था। सब उसी के सर सवार थी, सिवाय ज़ैनब के। वो तो दोपहर के बाद से कहीं नजर ही नहीं आई थी। लड़कियों का मुतालबा जोर पकड़ गया तो हारिस झुंझला गया। अब इतनी सारी लड़कियों को एक गाड़ी में भरकर कहाँ लेकर जाऊं? तुम लोग घर में ही रहो, मैं मेहंदी वाली लड़की घर ले आता हूं। तुम सबको मेहंदी लगा देगी तो उसके बाद उसे ड्रॉप कर दूंगा। मेरे एक दोस्त की वाइफ बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, थोड़ी ज़रूरतमंद भी हैं। अच्छा है, उनकी मदद हो जाएगी। लड़कियों को और क्या चाहिए था, घर बैठे मेहंदी लग रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हारिस मेहंदी वाली को ले आया। सारी लड़कियां उसके गिर्द घेरा बनाकर बैठ गईं। हारिस ने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। ज़ैनब अभी तक ना आई थी। मरियम, ज़ैनब कहाँ है? उसने मेहंदी नहीं लगवानी क्या? फिर बाद में ना मुझे बोले कि मैं उसे बाजार से जाकर मेहंदी लगवा कर लाऊं। मैं अब किसी को भी कहीं नहीं लेकर जाऊंगा यार, जाओ उसे ढूंढो। हारिस ने अपनी छोटी बहन मरियम से पूछा। वो बेताबी से अपनी बारी आने की मुंतजिर थी। बेध्यानी से बोली, उसे पता नहीं क्या हुआ है, सड़ियल सा मूड बनाकर अपने कमरे में पड़ी हुई है। मैंने बोला भी था मेहंदी लगवा लो, पर शायद उसका मूड नहीं है। मरियम तो जवाब देकर सिदरा के साथ बातों में मशगूल हो गई। अबे यार, कहीं उसने दोपहर वाली बात का बुरा तो नहीं मना लिया? मगर वैसे तो बहुत ढीठ है, बुरा मनाते ही नहीं है। आज क्या हुआ है? हारिस दिल ही दिल में सोचता हुआ सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसके कमरे की जानिब चल दिया। उसके कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और अंधेरा भी। हल्की सी दस्तक देकर वो ज़ैनब के कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चुड़ैल कहीं सो तो नहीं गई? मगर मेहंदी लगवाए बगैर ये सो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी जब कल ईद हो। हारिस ने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन दबाए तो कमरे में लाइट ऑन हो गई। सामने ही वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसने दोनों बाजुओं से अपनी गिर्द हाला सा बना रखा था और अपना चेहरा उसमें छुपा रखा था। उस सड़ियल, उठ के मेहंदी लगवा लो, सुबह ईद है। सुबह रोती फिरोगी कि तुम्हें किसी ने मेहंदी के लिए पूछा ही नहीं। हारिस ने आवाज लगाई, मगर ज़ैनब ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स ना दिया। हारिस ने गौर किया तो वो हौले हौले लरज रही थी। अरे ये क्या, ये तो रो रही है। एकदम ही हारिस के दिल को जोर से कुछ हुआ। क्या बात है ज़ैनब, क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या मरियम से लड़ाई हुई है? मुझे बताओ, मैं अभी उससे पूछता हूँ। हारिस की आवाज में अचानक ही एक फिक्र सी आ गई थी कि वो खुद हैरान रह गया। वो जो हर वक्त ज़ैनब से लड़ता झगड़ता रहता था, उसके ज़रा से रोने पर किस कदर परेशान हो रहा था। ज़ैनब ने बेयकीनी से सर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशानात थे। बड़ी बड़ी आंखों में अभी भी आंसू चमक रहे थे। वो हैरान निगाहों से हारिस को देख रही थी, जो उसके रोने पर परेशान हो रहा था। कौन सी लड़कियां मरती हैं तुम पर? जरा बताओ तो। तुम ही ने दोपहर में कहा था ना, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। कभी सीधे मुंह मुझसे तो बात की नहीं। ना जाने किन लड़कियों के साथ फिरते रहते हो, जिन्हें यह भी पता है कि तुम्हारे सिक्स पैक है। ज़ैनब की आंसुओं में डूबी हुई आवाज निकली तो हारिस को चंद लम्हे तक तो उसकी बात ही समझ नहीं आई, और फिर जब समझ आई तो एक जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ा। ओह माय गॉड, तुम इस बात की वजह से रो रही हो? यानी तुम्हें जेलसी फील हो रही है कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ घूमता हूं जो मुझ पर मरती हैं? शरारती सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए
اب حارث اس سے پوچھ رہا تھا۔ زینب سٹپٹا گئی۔ اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں وہ اس کے اوپر وہ راز عیاں کر بیٹھی تھی جو وہ خود سے بھی چھپاتی تھی۔ اس نے تو کبھی ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ وہ حارث سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے حارث کا دوسری لڑکیوں سے بات کرنا تک برا لگتا ہے۔ کچھ نہیں کہہ رہی میں جا رہی ہوں اور مجھے کوئی نہیں لگوانی مہندی، وہ ناراضی سے کہتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی، مگر تب چونک گئی جب ایک جھٹکے سے حارث نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ حارث نے ایسا سب پہلے کب کیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ کاٹ کھانے کو دوڑتا رہتا تھا۔ تمہیں جانے بھی کون دے رہا ہے؟ ابھی تمہارے علاوہ اور ہے ہی کون جو مجھ پر مرے؟ میں تو بس انتظار ہی کر رہا ہوں کہ کب تم میرے نکاح میں آؤ اور میں تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ نکاح سے پہلے کچھ حدود ہے، اس لیے میں تمہارے زیادہ قریب نہیں ہوتا۔ مگر کیا تمہیں میری آنکھوں میں بھی ظاہر نہیں ہوتا جو کچھ میرے دل میں ہے؟ زینب نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر حارث کی آنکھیں جذبات سے اس قدر بوجھل ہو رہی تھیں کہ زینب کو اسے نظر ملانا مشکل ہو گیا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ حارث جان گیا کہ اس کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔ اچھا آپ چلو، تمہیں مہندی لگوا کر آتا ہوں اور چوڑیاں بھی دلواتا ہوں۔ کلید ہے، مگر میری تو تب ہوگی جب تمہارے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی میں میرا نام لکھا ہوگا۔ حارث کی شوخ سی آواز پر وہ شرما کر رہ گئی۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو کسی کو برا تو نہیں لگے گا؟ کیوں برا لگے گا؟ تم میری منگیتر ہو، اور ویسے بھی ہم دونوں کزنز بھی تو ہیں۔ باقی ساری لڑکیاں تو نیچے مہندی لگوا رہی ہیں، صرف تم ہی رہتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مہندی سب سے اچھی لگے، اس لیے تمہیں اسپیشل جگہ لے جاتا ہوں۔ اور تمہارا عید کا گفٹ بھی تو لینا ہے۔ زینب کھل کر مسکراتی۔ حارث کا دل کتنا پیارا تھا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کے متعلق اپنے دل میں کوئی جذبات ہی نہیں رکھتا، آج غلط ثابت ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بائک پر اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی وہ سوچ رہی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے جس کے